हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्यापीठ। और आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए निबंध। हम आज की क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पहला निबंध इसमें पढ़ेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसकी रचना आचार्य हाजरी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो यह प्रश्न किसने पूछा था? लेखक की छोटी कन्या ने यह प्रश्न पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा भी गया। तो आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑप्शन दे दे कि उसके पुत्र ने, उसकी बड़ी कन्या ने। तो याद रखिएगा उसकी छोटी पुत्री ने यह प्रश्न उनसे पूछा था। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि नाखून बढ़ाना अच्छी बात नहीं होती। पेरेंट्स हमेशा बच्चों को इस बात पर डांटते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखूनों की जरूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, क्योंकि उस टाइम पर कोई हथियार तो होते नहीं थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान है। तो याद रखिएगा कि लेखक ने पहला स्थान जो है वो नाखूनों को दिया है। उन दिनों से उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे अस्त्र थे। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो है रामचंद्र जी की सेना के पास कैसे अस्त्र थे? तो पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले के। और ये भी कि इसमें जो है रामचंद्र जी का वर्णन हुआ है। उसने हड्डियों के हथियार भी बनाए, और इन हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा इंद्र का वज्र, जो कि दधीच मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातुओं के हथियार भी बनाए। तो याद रखिएगा सबसे पहले किस चीज़ के हथियार बने? पेड़ की डालों के और पत्थरों के हथियार पहले बने, उसके बाद हड्डियों के, और उसके बाद जो है मनुष्य ने धातुओं के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वो जो है विजय हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी क्योंकि मनुष्यों के पास जो है वो लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी उनके पास नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। तो किनके पास अस्त्र और घोड़े दोनों थे? आर्यों के पास। इसीलिए जो है आर्य विजय हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता रहा। नाग हारे, सुपर्ण हारे, दक यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। याद रखिएगा, नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर और राक्षस, ये सभी जो है वो हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा, यह सबको मालूम है। नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा कर के आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर सकी। अब भी वह यह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंता वल्लवी जीव हो, पशु के साथ एक सतह के विचरने और चरने वाले। तमकीम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ लाख वर्ष पूर्व मनुष्य जो है अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा, क्योंकि उस समय तो नाखून ही हथियार थे शिकार के लिए। लेकिन प्रकृति है कि अब भी वह नाखून को जलाए जा रही है, और मनुष्य है कि तमकीम। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य अपने बच्चों को
नाखून ना काटने के लिए डांटता होगा, लेकिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने के लिए डांटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति वह अब भी नाखून को चिल्लाए है, मनुष्य वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का अवशेष कोई अवशेष रह जाए यह उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? ये तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है, क्योंकि जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए थे तो वहाँ पर जो है सब कुछ नष्ट हो गया था, और वहाँ पर आज भी जो प्रजाति है वो दिव्यांग पैदा होती है, और ये सबसे खतरनाक घटना रही इतिहास की। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन के प्रतीक है। तो मन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून को किसका प्रतीक कहा है? पाशवी वृत्ति के जीवन के प्रतीक। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया होगा, क्योंकि वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था। आजकल भी लोग नाखूनों को सजावट करते हैं, उनको बड़े रखते हैं स्टाइलिश रखने के लिए। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। तो पहले जो नाखून वो किस प्रकार के पाए जाते थे, उन्हें सजाया जाता था त्रिकोण में, वर्तुलाकार में, चंद्रकाकार में और दंतुल। ये जितने भी पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि नाखून को किस प्रकार के डिज़ाइन में वो संवारता था। त्रिकोण में, वर्तुलाकार में, चंद्रकाकार में और दंतुल में। और इसका पता किससे चलता है? वात्स्यायन के कामसूत्र से इसका पता चलता है। आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासीय नागरिकों के ना जाने किस काम आया करते थे। उनको सिंथिक यानी कि मोम, सिक्थक मोम और अलतक यानी आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के, ये तो पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गौड़ देश के जो लोग थे उन दिनों बड़े बड़े नख को पसंद करते थे, और दक्षिणात लोग जो है वो छोटे छोटे नाखून को पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, और दक्षिण के लोग जो है वो छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। और ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा। अपनी अपनी रुचि है कि देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनोचित बनाया। यह बात चाहूँ भी तो मैं भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणीय वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियाँ रह गई हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही, अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है। सबसे पहले देखिएगा, नाखून का बढ़ना पहले, फिर उसके बाद केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा बढ़ना जो है वो तीसरा है, और पलकों का गिरना चौथा है। तो किसकी किसकी बात की गई इसमें? नाखून, केश यानी कि बालों की बात हो रही है, दांत और उसके बाद पलकों। और असल में तो सहजात प्रवृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। और ये जो लाइन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है कि सहजात प्रवृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। ये जो
कोटेशन है वो किस निबंध का है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या है, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है। किस चीज़ का प्रमाण कहा है लेखक ने? उसके पशुता का प्रमाण कहा है। नाखून जो बढ़ा लेने की प्रवृत्ति को, उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। कि जो हम अक्सर अपने नाखून काट देते हैं वो किस चीज़ की निशानी है? मनुष्यता की, और उसे बढ़ाने की पशुता की। और यद्यपि पशुतत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुतत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। मेरा मन पूछता है कि किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी जो है निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही ये प्रश्न किया हो। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यर्थ होता। किसका? इंडिपेंडेंस शब्द का। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने में अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता। ये पूरी ही जो कोटेशन है आपका महत्वपूर्ण है, ये पूरी लाइन है, ये सब पूरे पॉइंट इसमें जो है वो सभी इम्पोर्टेंट है। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हो, कौन कौन से नामकरण किए गए हैं आज़ादी के? इसमें स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन है। स्वतंत्रता, स्वराज और स्वाधीनता, ये तीन जो उसने अपने आज़ादी के नामकरण किए हैं उनमें सब में स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संयोग की बात है कि ये हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। मुझे प्राणी वैज्ञानिकों की बात याद है। मुझे प्राणी वैज्ञानिकों की बात फिर याद आती है कि सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का नाम है। ये लाइन जो है पहले भी ऊपर आई थी, दोबारा आई, और ये जो लाइन है कोटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी पूछ लिया गया, वैसे पूछा भी गया है कि ये जो कोटेशन है वो किस निबंध से, तो नाखून क्यों बढ़ते से है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है और हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है तो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचाकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने के लिए प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी आधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह अपने दीर्घकालीन संस्कारों का फल है।
वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप में अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह तो सब समय वांछनीय नहीं होता, कि पुरानी चीज़ों का मोह हमेशा तो सही नहीं होता है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ये लाइन महत्वपूर्ण है। परंतु मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधानता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि सभी पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं होती और सभी नई चीज़ें खराब नहीं होती। भले लोग दोनों की जांच करते हैं और जो हितकर हो उसे ग्रहण करते हैं, और मूल लोग दूसरों के इशारों पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी कि जो हमारे लिए सही हो, नया या पुराना, उसे चुनना होगा। अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आती है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आईं, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी, नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक समान धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की से समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, और वह अपने ही बंधनों से अपने को बांधना है। क्या है वह? है जो अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा यानी भोजन और सोने में आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों में है। मतलब जैसा कि पशु भोजन करते हैं, सोते हैं, वैसे ही मनुष्य भी हैं। तो वो भिन्न किस प्रकार है? लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। क्योंकि मनुष्य पशु से भिन्न क्यों है? क्योंकि उसमें जो है संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति जो है वो संवेदना है, श्रद्धा है, ताप है और त्याग है। ये चीज़ें पशु में नहीं होती। इसीलिए जो है वो मनुष्य जो है पशु से भिन्न है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकियों को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। ये किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वरे भाव, सत्य, अक्रोध को सब वर्णों ने समान धर्म कहा है। तो इसमें श्री रामचंद्र जी का वर्णन है, इंद्र का वर्णन हुआ है और महाभारत का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसमें जो है महाभारत का एक दोहा दिया गया है। और ये दोहा भी महत्वपूर्ण है। एत रधि त्रियम्मम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव चा। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस दोहे का वर्णन किस निबंध में है, और या फिर ये कि ये किस में था। महाभारत में इस दोहे का वर्णन किया गया है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में ये दोहा आया है। अनंतर इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। अनुशासन। गौतम ने ठीक कहा था। किसने? गौतम ने। कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखे। तो इसमें पहले जो है कालिदास का वर्णन आया था, फिर इसमें गौतम ऋषि का वर्णन भी आया है कि मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह सबके दुख और सुख को सहानुभूति के साथ देखे। और ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये आत्मनिर्भर बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य
और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है कि मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे रहता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीनें बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि एक बूढ़ा कहता था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखें। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो बूढ़ा है व्यक्ति वो कौन है, किसकी बात हो रही है? तो ये महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। हिंसा को मन क्रम वचन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और क्रोध और देश को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात मत सोचो, आत्मतोषण की बात मत सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा कि प्रेम बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा था कि आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा था कि प्रेम बड़ी चीज़ है। किसने? गांधी जी ने कहा था। उच्छृंखलता पशु की वृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी नहीं, बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई थी। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरित्रता का पता लगाया था। किसने? बूढ़े ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसकी उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किसका मानना है? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जैसे उसकी पूंछ जो है वो झड़ गई है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरण अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में रोकना मनुष्य तत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशु तत्व का घोतक है। वह अपने को संयत रखता है क्योंकि देखिए मनुष्य पैदा होते ही तो सबसे घृणा करने नहीं लगता, वो तो प्रेम ही करता है। ये जो घृणा का भाव है वो उसे बाद में आता है। और अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है, और ये लाइन महत्वपूर्ण है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरण अस्त्रों के सचयन से, बाह्य उपकरणों के बहुलाय से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्था की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसी के साथ ये जो निबंध है ये समाप्त होता है। और इस निबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है
कि इसमें जो है ये जो प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कौन पूछता है? लेखक की पुत्री पूछती है। पर कौन सी? उनकी छोटी कन्या ये प्रश्न पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये निबंध पूरा हमने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है। इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। इसमें मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उन्हें आप याद रखिएगा। इनके आप नोट्स बना लीजिएगा कि इसमें किसका वर्णन हुआ है। मनुष्य के हथियारों का जो वर्णन हुआ है उसे क्रम से बनाइएगा कि पहले मनुष्य के हथियार नाखून थे, उसके बाद पेड़ और उसमें जो पेड़ की डालें और पत्थर, और उनके बाद हड्डी, और हड्डियों के बाद जो है धातु का वर्णन आया है। तो उनके मनुष्य के अस्त्रों का क्रम भी इसमें आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें रामचंद्र जी की सेना का वर्णन हुआ है, महाभारत का दोहा भी इसमें आया है, और गौतम ऋषि का इसमें बात आई है, और कालिदास जी की का कथन भी इसमें आया है कि सभी पुरानी चीज़ जो है वो बुरी नहीं होती, और मतलब सभी नई चीज़ भी जो है वो अच्छी नहीं होती है। इसका वर्णन भी इसमें किया गया है। तो ये पूरा निबंध हमने पढ़ लिया है और इसमें जो है हमने लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा दिया गया है, और इसमें जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी है। अगली क्लास में हम अगला निबंध पढ़ेंगे। आज की ये क्लास यहीं समाप्त हुई है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।